तो इस सीरीज के 11th लेक्चर में स्वागत है आपका। टॉपिक चल रहा है इरा ऑफ मास नेशनलिज्म फ्रॉम 1919 टू 1947, जिसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी आ चुका है। ये है पार्ट 3। आगे बढ़ते हैं। इरा कुछ डिटेल मेरे बारे में आपको मालूम ही है, अगर नहीं मालूम है तो पॉज करके पढ़ सकते हो। जस्ट लास्ट पॉइंट पे ध्यान दीजिए। इन केस यू नीड पर्सनल काउंसलिंग यू कैन फिल आउट द फॉर्म गिवन इन चैनल डिस्क्रिप्शन। आगे बढ़ते हैं। ये रहा इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन इस पर्टिकुलर लेक्चर के बारे में। आपको मालूम ही है क्यों, क्योंकि पिछले लेक्चर में मैंने बहुत ही डिटेल में आपको समझाया था। दैट्स वाई आपको ध्यान रखना है क्रेडिट सिस्टम एज वेल एज साइंटिफिक टेम्परामेंट का। ओके। और अगर आपने अभी तक बाकी सब्जेक्ट के पीवाईक्यू को सॉल्व नहीं किया है तो आई हाईली रिकमेंड यू कैन वॉच दोज लेक्चर बाय विजिटिंग दिस पर्टिकुलर चैनल। और उसमें मैंने अलग अलग प्लेलिस्ट बना रखी है हर एक सब्जेक्ट का, तो आपको सारा कुछ मिल जाएगा एक ही चैनल पे। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ये रहा पहला लेक्चर आपके सामने, सॉरी पहला क्वेश्चन आपके सामने। तो बोला विच वन ऑफ द फॉलोइंग सजेस्टेड कि रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जिसमें सारे के सारे पोर्टफोलियो इंक्लूडिंग दैट ऑफ वॉर मेंबर का भी पोर्टफोलियो किसके पास होगा? इंडियन लीडर्स के पास हो। तो एक इसमें कहा गया था, शिमला कॉन्फ्रेंस में कहा गया था जो 1945 में हुआ था। इसी को WACWC वेवेल प्लान भी बोलते हैं। क्या? शिमला कॉन्फ्रेंस 1945 को वेवेल प्लान भी बोलते हैं। इसमें ये कहा गया कि जो वायसराय का एग्जीक्यूटिव काउंसिल है ना, उसमें सारे के सारे इंडियन होने चाहिए इंक्लूडिंग वार मेंबर। इज दैट क्लियर? ओके, ये देखो डिटेल इसका। अंडर शिमला कॉन्फ्रेंस 1945 आल्सो नोन एज वेवेल प्लान, इसको वेवेल प्लान भी बोलते हैं। वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल वाज टू बी रिकॉन्स्टिट्यूटेड विद डिफरेंट कम्युनिटीज getting their due share in the council, and parity was reserved for caste Hindu and Muslim. All the portfolios, including that of war member, were to be held by Indian leaders. Next question. Which portfolio was held by Dr. Rajendra Prasad in the interim government formed in the year 1946? इंटरिम गवर्नमेंट जब बनी 1946 में, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कौन सा पोर्टफोलियो संभाला था? तो करेक्ट आंसर है फूड और एग्रीकल्चर पोर्टफोलियो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास था। देखो उनका कंट्रीब्यूशन भी है उसमें कि फूड एंड एग्रीकल्चर जो है वो मिला राजेंद्र प्रसाद जी को इंटरिम गवर्नमेंट जब बनी 1946 में। ही स्ट्रांगली बिलीव कि इंक्रीजिंग क्रॉप प्रोडक्शन और इम्प्रूविंग फार्मर्स लाइफ, एंड ही प्रमोटेड द स्लोगन ग्रो मोर फूड। क्या स्लोगन दिया उन्होंने? ग्रो मोर फूड। He gave the slogan before independence. With his leadership, the Food and Agriculture Ministry started a successful campaign to achieve this goal. Okay, next question है, who among the following was the president of Indian National Congress when the resolution of पूर्ण स्वराज पास? पता है आपको कि लाहौर सेशन में 1929 में पूर्ण स्वराज पास हुआ था किसके प्रेसिडेंसी में? जवाहरलाल नेहरू जी के। तो ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट बी। ठीक है, देखो पूर्ण स्वराज या फिर जिसको कंप्लीट इंडिपेंडेंस अंग्रेजी में बोलते हैं, रिजोल्यूशन वाज पास्ड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस। कब? इसके लाहौर सेशन 1929 में। सेशन वाज प्रिसाइडेड ओवर बाय जवाहरलाल नेहरू। बाकी चीजें हमने कई बार देख लिया, इसलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। ये है मूवमेंट या फिर सत्याग्रह, और यहाँ पे है पर्सन एक्टिवली एसोसिएटेड भी। चंपारण की बात करें तो वहां पे कौन एसोसिएटेड था? राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, रुक जाओ, अभी अगर नहीं पता तो क्वेश्चन मार्क करके आगे बढ़ जाया करो। अहमदाबाद मिल वर्कर में मोरारजी देसाई? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि अभी आपने देखा था सारा भाई करके, है ना, और वो सारे लोग वहां पे कनेक्टेड थे। मोरारजी देसाई तो बिल्कुल नहीं। तो दूसरा तो पक्का नहीं होगा, तो ये तो हम एकदम श्योर है। तो इसलिए बचा आंसर क्या? सी। तो करेक्ट आंसर हो गया सी, मतलब पहला बिल्कुल सही है। और खेड़ा में वल्लभ भाई पटेल जो है बिल्कुल थे एसोसिएटेड, तो इसलिए पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत है। इसलिए कभी भी अगर आपको अप्रोच डेवलप करना हो तो जैसे मैं कर रहा हूँ बेसिक बेयर मिनिमम नॉलेज से, उस बेसिस पे करके आपके अंदर अप्रोच डेवलपमेंट करना वो मेन पर्पज है इस पर्टिकुलर सीरीज का। इसके साथ साथ जितने भी पीवाईक्यू के सीरीज अपलोड कर चुका हूँ। ओके, कि प्रैक्टिस तो हमारी देखो हो ही रही, रिवीजन तो हो ही रहा, लेकिन साथ में एक अप्रोच डेवलपमेंट हो रहा है सच दैट कि हमें कॉन्फिडेंस आ पाए कि यूपीएससी के क्वेश्चन को कैसे टैकल किया जाता है, कैसे विथ हाई एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट किया जाता है। होपफुली आपको ये सारा कुछ क्लियर है। ठीक है, तो देखो चंपारण सत्याग्रह की बात करें तो 1917 में हुआ। गांधी जी रीच चंपारण एट द रिक्वेस्ट ऑफ राजकुमार शुक्ला। क्या नाम है? राजकुमार शुक्ला। वेयर ही स्टार्टेड एन एफर्ट टू फ्री द फार्मर सफरिंग फ्रॉम द टिंकठिया सिस्टम। अब अदर लीडर जो इन्वॉल्व थे चंपारण सत्याग्रह में वो थे राजेंद्र प्रसाद, जेपी कृपलानी, महादेव देसाई, रामनवमी प्रसाद और नाराहरी पारेख, ब्रज किशोर प्रसाद, मजहर उल हक और अनुग्रह नारायण सिन्हा, और लास्ट शंभू शरण वर्मा। ये सारे के सारे लोग एसोसिएटेड थे चंपारण सत्याग्रह से। आपको क्या करना है? 2 बार ये सारे के सारे नाम पढ़ना है। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट यूपीएससी 3-4 नाम दे देगा, बोलेगा ये सब किससे एसोसिएटेड थे, बोलो हाँ ना, या फिर ऐसे टाइप का क्वेश्चन दे देगा ये पर्टिकुलर मूवमेंट हो गया, कौन कौन एसोसिएटेड थे, बोलो क्लियर है क्या एकदम? ठीक है। दूसरा इनकरेक्ट है, मैंने बता ही दिया। अहमदाबाद मिल
वर्कर स्ट्राइक 1918 में गांधी जी वाज इनवाइटेड बाय अनुसुईया बेन साराभाई। अभी हमने देखा ऊपर किसी पर्टिकुलर लेक्चर में, बोलो हाँ ना। तो अनुसुईया बेन साराभाई और उनके भाई अंबालाल साराभाई ने उन्हें इनवाइट किया, लीडिंग मिल ओनर ऑफ द अहमदाबाद टुवर्ड्स द कॉज ऑफ द मिल ओनर। एकदम क्लियर, गुड। तीसरा भी बिल्कुल करेक्ट है कि खेड़ा सत्याग्रह 1918 में महात्मा गांधी वाज असिस्टेड बाय द न्यूली ज्वाइंट सत्याग्रही जिनका नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड अदर लोकल लॉयर जैसे कि इंदुलाल याग्निक, शंकरलाल बानकर, महादेव देसाई, नरहरि पारिक, मोहनलाल पांडे और रविशंकर व्यास। इन सब नाम को 2 बार पढ़ना है और आगे बढ़ जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, करेक्ट बताना है। 2 स्टेटमेंट है। लॉर्ड माउंटबेटन वाज द वायसराय व्हेन द शिमला कॉन्फ्रेंस टुक प्लेस। शिमला कॉन्फ्रेंस मैंने समझाया 1945 में, जिसको वेवेल प्लान भी बोलते हैं। अब बताओ लॉर्ड माउंटबेटन बहुत बाद में आया, कब? 3 जून प्लान से कनेक्टेड है 1947 में, उस टाइम पे भेजा था, उससे पहले तो आया ही नहीं थे। तो पहला तो स्टेटमेंट बहुत गलत है, क्योंकि शिमला कॉन्फ्रेंस तो 1945 में ही हुआ, बोलो हाँ ना। दूसरा, इंडियन नेवी रिवॉल्ट 1946 took place when the Indian sailor in the Royal Indian Navy at Bombay और कराची rose against the government। एकदम सही है 1946। ये भी स्टेटमेंट हमने पहले भी देखा है। तो दूसरा सही, पहला गलत, ऑप्शन बी हो गया करेक्ट आंसर। बोलो एकदम क्लियर। अरे भाई बोलो हाँ ना, बोल दिया करो आप, मैं सुन लिया करूँगा। दूसरा जो है करेक्ट है, मैंने बता ही दिया। आगे बढ़ जाए क्या? चलो बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। इन अक्टूबर 1920 में who of the following headed a group of Indians gathered at the Tashkent to set up a communist party of India। तो बताओ इन चारों में से कम्युनिस्ट कौन दिख रहा है आपको? एम.एन. रॉय, बिल्कुल सही सोचा आपने। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उन्होंने हेड किया इन अक्टूबर 1920 में। कहाँ पे? ताशकंद, टू सेट अप अ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। द अदर प्रोमिनेंट पर्सन इंक्लूडिंग अबानी मुखर्जी एंड मोहम्मद अली मोहम्मद साफिक। ओके, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के बारे में और डिटेल की ग्राउंड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया वाज प्रिपेयर्ड बाय सेकंड वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ द कम्युनिस्ट थर्ड इंटरनेशनल 1920 में। क्या है? एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है, ध्यान रखना। द फर्स्ट कांग्रेस ऑफ द पीपल ऑफ द ईस्ट वाज हेल्ड एट बाकू इन सितंबर 20, स्पेसिफिकली एम्ड एट फाइटिंग इंपीरियलिज्म। कहाँ? एशिया में। दिस वाज फॉलोड बाय द फॉर्मेशन ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। कब? 17 अक्टूबर 1920 में। कहाँ? ताशकंद में। 7 मेंबर वेयर, कौन कौन से थे? एम.एन. रॉय, एवलिन रॉय ट्रेंट। इन सब नाम को क्या करना है? वही सेम चीज 2 बार पढ़ना है अच्छे से और आगे बढ़ जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। एट विच कांग्रेस सेशन वाज द वर्किंग कमिटी ऑथराइज्ड टू लॉन्च अ प्रोग्राम ऑफ सिविल डिसोबीडियंस, है ना। तो ये चारों में से कहाँ पे ये हुआ था कि सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट को लॉन्च करना है? तो एवरीबॉडी हुआ था लाहौर में डिसाइड। तो करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, लाहौर। इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज ऑथराइज्ड टू लॉन्च अ प्रोग्राम ऑफ सिविल डिसोबीडियंट। कहाँ? लाहौर सेशन ऑफ द कांग्रेस। कब? दिसंबर 1929 में। आपको पता ही है दिसंबर में मोस्ट ऑफ द का लगभग सारे के सारे सेशन होते हैं आईएनसी के, 1886 से लेकर 1948 तक। द सेशन वाज प्रिसाइडेड ओवर बाय जवाहरलाल नेहरू। द रिजोल्यूशन ऑन द सिविल डिसोबीडियंट बाय मूव्ड बाय सुभाष चंद्र बोस और पास्ड बाय द कांग्रेस। अब रिजोल्यूशन पास्ड बाय कांग्रेस पास्ड एट लाहौर सेशन इन दिसंबर 29 में क्या क्या चीजें डाली गई? देखो, एक तो पूर्ण स्वराज माना गया कि हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए ब्रिटिश रूल से, और रिजेक्ट किया 2 नेशन थ्योरी को, है ना। लेकिन 2 नेशन थ्योरी तो डिमांड किया था जिन्ना ने 1940s में, लेकिन वहां पे भी जो अटकलें होंगी उसको रिजेक्ट किया पूरी तरीके से कि नहीं, हिंदू और मुस्लिम के लिए अलग अलग कंट्री नहीं बनाना है, ठीक है। तो उसको रिजेक्ट किया। अगला, एडॉप्शन ऑफ द इकोनॉमिक प्रोग्राम ऑफ द कांग्रेस विच वाज कॉल्ड फॉर लैंड रिफॉर्म, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड द डेवलपमेंट ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री। नेशनल प्लानिंग कमीशन जो है स्टेब्लिश हुई यहीं पर, है ना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, 3 स्टेटमेंट है, करेक्ट बताना है। पहला, इन द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस डॉक्टर अंबेडकर डिमांडेड सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द डिप्रेस्ड क्लास, जो कि बिल्कुल सही है। पहला तो एकदम सही हो गया। दूसरा स्टेटमेंट है कि इन पूना पैक्ट स्पेशल प्रोविजन फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिप्रेस्ड पीपल इन लोकल बॉडी एज वेल एज इन सिविल सर्विसेज वेयर मेड। ये भी बिल्कुल सही है, फैक्चुअली करेक्ट स्टेटमेंट। तीसरा, इंडियन नेशनल कांग्रेस डिड नॉट टेक पार्ट इन द थर्ड राउंड टेबल ऑफ कॉन्फ्रेंस। बिल्कुल, पहला दूसरा तीसरा बिल्कुल सही है, तो करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। बात आती है सर क्यों सही है, ये भी बताइए। तो ये देखो एक्सप्लेनेशन। पहला करेक्ट है, क्यों? क्योंकि डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी विद इन हिंदू सोसाइटी एंड देयर लैक ऑफ इंटीग्रेशन की वजह से अम्बेडकर साहब ने डिमांड किया कि डिप्रेस्ड क्लास को क्या चाहिए? सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए। बोलो एकदम क्लियर। ओके, अब अगला है कि पैक्ट रिजर्व 10% ऑफ द सीट इन द सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन और 7.5% ऑफ द सीट इन प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर द डिप्रेस्ड क्लास। इट ऑल्सो रिजर्व सीट फॉर द डिप्रेस्ड क्लास। कहाँ? लोकल बॉडीज में भी, जैसे कि म्युनिसिपल काउंसिल और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में। तीसरा भी करेक्ट है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टिसिपेट किया सेकेंड राउंड टेबल में।
जो कि सितंबर 1931 से दिसंबर 1931 तक हुआ था। महात्मा गांधी रिप्रेजेंटेड इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिनके साथ सरोजनी नायडू जी भी गई थी। होपफुली आपको ये सारा का इन्फॉर्मेशन क्लियर है, बट थर्ड में इन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविंसेस वाज द कांग्रेस मिनिस्ट्री नॉट फॉर्म अंडर द एक्ट ऑफ 1935। याद कीजिए 1935 में जो एक्ट था उसके बेसिस पे इलेक्शन हुआ कब, 1937 में, ठीक है। और टोटल 11 प्रोविंसेस में से 7 में कांग्रेस की सरकार बनी और 4 में बाकियों की। अब 7 में से कौन सा ये चारों नहीं है? बिहार था क्या? बिल्कुल। मद्रास भी बिल्कुल। ओडिशा भी बिल्कुल। लेकिन पंजाब में यूनियनिस्ट गवर्नमेंट बनी, ना कि कांग्रेस की, तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। बोलो एकदम क्लियर अच्छे से। अब ये देखो ध्यान से, यूनियनिस्ट पार्टी जो है वो उसको मेजोरिटी मिली कि आउट ऑफ 175 95 सीट उसको मिली, जबकि कांग्रेस को केवल 18 सीट मिली। और यूनियनिस्ट पार्टी के लीडर सिकंदर हयात खान ने क्लेम किया फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट इन द स्टेट। सिकंदर हयात खान लेड अ कोलिशन गवर्नमेंट विद द सपोर्ट ऑफ खालसा नेशनल बोर्ड, हिंदू इलेक्शन बोर्ड और अकाली दल। ध्यान रहेगा आपको। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविंसेस वाज द कांग्रेस मिनिस्ट्री नॉट फॉर्म अंडर द, क्या हुआ? अभी तो किया, अभी तो बताया, मैंने बताया आपको। अरे भाई क्लियर नहीं है तो फिर से देख लो, इसमें क्या है, मैं दोबारा क्यों बताऊं? जोक्स अपार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 3 स्टेटमेंट है। बोल रहा है कि ऑन द ईव ऑफ लॉन्च ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट महात्मा गांधी, है ना, आस्क गवर्नमेंट सर्वेंट टू रिजाइन। बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं बोला था उन्होंने, ना तो सोल्जर को बोला था उनकी पोस्ट छोड़ने को, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनको मालूम था इस समय जो ब्रिटिशर्स है वो बिजी है वर्ल्ड वॉर 2 में, और वो जानते थे कि किसी भी मनुष्य का, किसी भी इंडिविजुअल का उसकी मजबूरी में फायदा नहीं उठाना चाहिए। ये उनका फिलॉसफी था, मानना था, इसलिए उन्होंने ऐसा नहीं कहा। लेकिन उन्होंने प्रिंसेस ऑफ प्रिंसली स्टेट को ये जरूर बोला कि आप एक्सेप्ट करो सॉवरेनिटी ऑफ देयर पीपल। इसलिए तीसरा करेक्ट है, पहला दूसरा गलत है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बोलो एकदम अच्छे से क्लियर। अरे भाई बोलो हाँ ना। तो इसलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विच पार्टी वाज फाउंडेड बाय सुभाष चंद्र बोस इन द ईयर 1939? फॉरवर्ड ब्लॉक। क्या नाम था उसका? फॉरवर्ड ब्लॉक नाम था पार्टी का। आफ्टर ही ब्रोक फ्रॉम द कांग्रेस। इंडियन फ्रीडम पार्टी नहीं, आजाद हिंद फौज, वो तो बहुत बाद में बनाया, ठीक है क्या। और रिवोल्यूशनरी फ्रंट नहीं, फॉरवर्ड ब्लॉक। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। देखो डिटेल ध्यान से। फॉरवर्ड ब्लॉक वाज फाउंडेड बाय सुभाष चंद्र बोस कब? इन ईयर 1939 आफ्टर ही ब्रोक अवे फ्रॉम द इंडियन नेशनल कांग्रेस। दिस पार्टी वाज फ्रॉम कब? 3 मई 1939 को। कहां पे? माकुल, उन्नाव, जो कि उत्तर प्रदेश में है। सुभाष चंद्र बोस वाज रिजाइन फ्रॉम द प्रेसिडेंसी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कब? 29 अप्रैल 1939। याद कीजिए 38 और 39, 1938 और 1939 में जो प्रेसिडेंट थे यानी आईएनसी के, इंडियन नेशनल कांग्रेस के, वो सुभाष चंद्र बोस जी थे। लेकिन उन्होंने 29 अप्रैल को रिजाइन कर दिया आफ्टर अ डिसएग्रीमेंट विद एम.के. गांधी। द एम ऑफ द फॉरवर्ड ब्लॉक वाज टू रैली ऑल द लेफ्ट विंग सेक्शन विद इन द कांग्रेस और डेवलप इन, क्या डेवलप करना? एक अल्टरनेटिव लीडरशिप इनसाइड द पार्टी। ये मेन एजेंडा था किसका? इस पार्टी का। बोस बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ द फॉरवर्ड ब्लॉक एंड द पार्टीज कॉन्स्टिट्यूशन और प्रोग्राम वेयर अप्रूव्ड एट द कॉन्फ्रेंस बॉम्बे में। Subhash Chandra Bose traveled around the country to gather support for his new political initiative and also started a newspaper जिसका नाम दिया फॉरवर्ड ब्लॉक। ध्यान रहेगा आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन। गुड। इंडियन फ्रीडम पार्टी की बात किया जाए तो सी राजगोपालाचारी ने इसको फॉर्म किया था कब? 1942 में। रिवोल्यूशनरी फ्रंट वाज अ कम्युनिस्ट पार्टी फाउंडेड इन 1938 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? क्या है? 4 स्टेटमेंट है। पहला, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वाज इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल असेंबली इन द ईयर 1946। बिल्कुल सही है। बाकी आगे देखते, अभी रुक जाओ, है ना, कंक्लूजन पे नहीं तो आते। कि जवाहरलाल नेहरू, एम.ए. जिन्ना और सरदार वल्लभ भाई पटेल वेयर मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। बिल्कुल नहीं। जवाहरलाल नेहरू तो थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल भी थे, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना नहीं था। क्या? मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। इसलिए दूसरा स्टेटमेंट गलत हुआ। तीसरा, द फर्स्ट सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वाज हेल्ड इन द जनवरी 1947। बिल्कुल गलत। क्यों? क्योंकि दिसंबर 1946 में ही फर्स्ट सेशन हेल्ड किया गया था, आई थिंक 9 ऑफ दिसंबर को, ठीक है। तो ये गलत हो गया तीसरा भी। चौथा स्टेटमेंट, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज एडॉप्टेड ऑन 26 ऑफ जनवरी 1950। नहीं, इस डेट को फोर्स में आया था। एडॉप्ट कब किया गया? 26 ऑफ नवंबर 1949, जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल डे के नाम से भी जाना जाता है। बोलो एकदम क्लियर। अरे भाई हाँ या ना, अब बोल दिया करो, मैं सुन लिया करूंगा। सारा कुछ एकदम अच्छे से क्लियर है। आगे बढ़ जाएं, जल्दी बोलो। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ड्यूरिंग द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल हु अमंग द फॉलोइंग प्रपोज किया कि स्वराज शुड बी डिफाइंड एज कंप्लीट इंडिपेंडेंस फ्री फ्रॉम ऑल द फॉरेन कंट्री। तो ये बड़े ही मजेदार, बड़े ही बेहतरीन इंसान है जिनका नाम है मौलाना हसरत मोहानी। इन्होंने बहुत सारी चीजें कंट्रीब्यूट किया। ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट
लिरिसिस्ट भी हैं, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें लिखी, अभी मैं सुनाता भी हूँ इनकी चीज़ें हम। देखो, मौलाना हसन मोहानी, ऑल्सो उन्होंने सैयद फजल उल हसन इनका नाम था, प्रपोज दैट स्वराज शुड बी डिफाइंड एज द कंप्लीट इंडिपेंडेंस फ्री फ्रॉम ऑल द फॉरेन कंट्रोल। ठीक है, दिस प्रपोजल वाज put forth during the Ahmedabad session of the Congress Club 1921, where a resolution to define Swaraj in this manner was moved by Maulana Hasrat Mohani or Swami Kumaranand. However, Mahatma Gandhi opposed this demand and the resolution was defeated. है ना। अब मौलाना हसन मोहानी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान से समझो। इनका जन्म हुआ था 1 जनवरी 1875 को, कहाँ? कस्बा मोहन, उन्नाव डिस्ट्रिक्ट में, जो कि यूपी में है। With the real name Sayyid Fazal ul Hasan नाम था। He later became popularly known as Hasrat Mohani due to his तखल्लुस which he used while writing poetry। देखो, कोई भी पोएट्री आप लिखते हो ना, जैसे मैं कुछ भी लिखता हूँ उसके नीचे एक पेन नेम लिखता हूँ अमृत, है ना, ऐसे ही वो क्या लिखते थे? तखल्लुस लिखते थे, है ना। मतलब कि हसरत मोहानी ड्यू टू हिज तखल्लुस, उनकी तखल्लुस की वजह से उनका नाम पड़ा हसरत मोहानी। 1903 में हसरत मोहानी स्टार्टेड द मैगजीन, जिसका नाम रखा उन्होंने मैगजीन का उर्दू ए मुअल्ला इन अलीगढ़। कहाँ पे? अलीगढ़ में। बाद में उन्होंने पब्लिश किया बहुत सारे आर्टिकल अगेंस्ट इंपीरियलिस्ट ऑपरेशन और पॉलिसीज प्रमोटिंग अवेयरनेस अबाउट द फ्रीडम स्ट्रगल। ठीक है। अच्छा, उनका एक फेमस गाना है, अभी मैं बताता हूँ आपको। ड्यू टू हिज एक्टिविज्म ही वाज इम्प्रिजन अगेन इन द 1907 एंड हिज मैगजीन वाज बैंड बाय द ब्रिटिश अथॉरिटीज। ही वाज एन एक्टिव मेंबर ऑफ कांग्रेस। कब तक? 1907 तक, क्लोजली एसोसिएटेड विद बाल गंगाधर तिलक। और वो हिस्ट्री में इनकलाब जिंदाबाद नारे के लिए जाने जाते हैं। कब दिया था उन्होंने? 1921 में। स्लोगन बाद में जो है इमोर्टलाइज बाय भगत सिंह। ठीक है। मौलाना हसन मोहानी पोएटिक लेसन जो है बहुत ही फेमस है, जिसका नाम है कुलियत हजरत। क्या नाम है? कुलियत हजरत। अब एक काम करता हूं मैं आपके लिए कि इनका जो फेमस गाना है सॉन्ग, उसको अब मैं आपको सुना देता, सुनाना नहीं है, दिखाता हूँ। ठीक है, सुना तो नहीं सकता आपको, पोएट्री सुनाता हूँ, इतना इनफ होना चाहिए आपके लिए। क्या नाम है? मोहानी साहब, मोहानी, हसरत मोहानी, हसरत मोहानी। पोएट्री सुना देता हूँ एक दो आपको, है ना। देखो, हाँ देखो, ये है उनका फेमस गाना। क्या? गजल। चुपके चुपके रात दिन आंसू बहाना याद है, और रोशने जमाते यार से है अंजुमन तमाम। ये भी बहुत ही बेहतरीन है, सुनाई देता हूँ आपको। ज्यादा नहीं सुनाऊंगा, एक ही सुनाऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। रोशन जमाते यार से है अंजुमन तमाम, दहका हुआ है आतिशे गुल से चमन तमाम। चलो बस करते हैं, बैक टू अपना टॉपिक। ये मैंने इसलिए दिखाया सच दैट कि आपको जो एक थोड़ा इंटरेस्ट रहता है ना किसी इंडिविजुअल के बारे में, थोड़ा सा आप उनके बारे में गूगल कर लेते हो, जान लेते हो, दो चार उनकी राइटिंग, है ना, तो आप एक काइंड ऑफ कनेक्शन फील करते हो उनसे। समझ रहे हो क्या? इन दैट सिचुएशन बाद में अगर उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, उन्हें आपको लगता है कि अरे ये तो अपने हैं, समझ रहे हो क्या, और उसको आप बहुत ही बेहतरीन वे में सॉल्व कर पाते हो। होपफुली आपको अच्छे से क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। व्हेन कांग्रेस लीडर condemned the Montague-Chelmsford report, many moderate left the party, और उन्होंने एक नई पार्टी बना लिया जो था इंडियन लिबरल फेडरेशन। तो बहुत सारे लिबरल जो हैं उन्होंने क्या किया? कंडेम किया कांग्रेस लीडर मोंटेक चेम्सफोर्ड रिपोर्ट को। मतलब ऐसे समझो कि कांग्रेस के लीडर ने बहुत सारे मोंटेक चेम्सफोर्ड रिपोर्ट को कंडेम्ड किया। इस वजह से कुछ मॉडरेट जो कांग्रेस पार्टी के अंदर थे, उन्होंने पार्टी छोड़ के एक नई पार्टी बना ली जिसका नाम रखा इंडियन लिबरल फेडरेशन। ध्यान रहेगा आपको, जैसे कि एस.एन. बनर्जी साहब और तेज बहादुर सप्रू, वी.एस. श्रीनिवासन और एम.आर. जयकर, ये सारे के सारे लोग थे जिन्होंने इंडियन लिबरल फेडरेशन बनाया। कब? 1919 में। ध्यान रहेगा इतनी इन्फॉर्मेशन। वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं इंडियन फ्रीडम पार्टी के बारे में या स्वतंत्रता पार्टी के बारे में। स्वतंत्रता पार्टी वाज एक्टिव फ्रॉम 1959 से 74 तक, वाज फाउंडेड बाय सी राजगोपालाचारी एज अ रिस्पॉन्स टू द सोशलिस्ट और स्टेटिस्ट डायरेक्शन ऑफ द जवाहरलाल नेहरू लेड बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस। ध्यान रहेगा इतना। चलो आगे बढ़ते हैं। एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द क्रिस्प मिशन ऑफ 1942 क्या था? पहला कि दैट ऑल इंडियन स्टेट शुड ज्वाइन द इंडियन यूनियन एज अ कंडीशन टू कंसीडर एनी डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी फॉर द इंडिया। बिल्कुल नहीं। दूसरा, द क्रिएशन ऑफ इंडियन यूनियन विद अ डोमिनियन स्टेटस ऑफ द आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी हो गया करेक्ट आंसर। हाँ, सी और डी भी पढ़ेंगे, डोंट वरी।
The active participation and cooperation of the Indian people, communities, and political party in British war effort is a condition for granting independence. Independence तो grant करने की बात ही नहीं हुई थी. The framing of a constitution for the entire Indian Union with no separate constitution for any provinces. नहीं, ऐसा भी नहीं है, बिल्कुल गलत हुआ ऑप्शन डी भी. तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया? अभी मैंने बताया ऑप्शन बी करेक्ट है, बाकी सबके सब गलत है. देखो ध्यान से. सेटिंग अप ऑफ एन इंडियन डोमिनियन, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को भी सेट किया, वुड बी फॉर्म टू फ्रेम अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द कंट्री. दिस असेंबली वुड हैव अ मेंबर इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल असेंबली और नॉमिनेटेड बाय द प्रिंसेस, और एनी प्रोविंसेस विलिंग टू ज्वाइन द इंडियन डोमिनियन कुड फॉर्म अ सेपरेट यूनियन. देख रहे हो, और सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि लास्ट ऑप्शन में नहीं था. वो बोला कि नहीं अलग नहीं कर सकते, जिस वजह से वो गलत हुआ. ओके, राइट्स ऑफ माइनॉरिटी वुड बी सेफगार्डेड. साथ में in the meantime, until this new constitution came into force, India's defense would controlled by the British, और power of governor general would remain unaltered. ये कहा गया किसमें, क्या पढ़ रहे हैं, ऑब्वियस है क्रिस मिशन में. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने. Who headed the interim cabinet formed in the year 1946? अच्छा, ये अटकलें लगाई जा रही थी कि जो इसको हेड करेगा इंटरिम कैबिनेट को, वही आगे चल के प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बनेगा. जो कि कौन बना? ऑब्वियस है, जवाहरलाल नेहरू साहब बने, इसलिए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बी कि हेड. जवाहरलाल नेहरू वाज द हेड ऑफ द इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म ऑन 2 September 1946. He was the vice president of the council of ministers and the power of a prime minister were bestowed on him. He held this position until India gained independence का 15 अगस्त 1947 को. ओके, इंटरिम गवर्नमेंट की बात किया जाए तो स्टेब्लिश किया गया मार्च 1946 में अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान एंड हैड द फॉलोइंग फंक्शन. क्या क्या? नेगोशिएटिंग विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑन द टर्म ऑफ इंडिपेंडेंस, साथ में फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज एंड प्रोग्राम फॉर इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट, इंश्योरिंग लॉ एंड ऑर्डर इन द कंट्री, और प्रिपेयरिंग फॉर द इलेक्शंस टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली व्हिच वुड ड्राफ्ट इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन. ध्यान रहेगा इतना चीज. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ फिर. With reference to Indian freedom struggle, which one of the following statement in India is not correct? ध्यान है, नॉट करेक्ट पूछ रहा है. 4 स्टेटमेंट. पहला, Rowlatt Act aroused a wave of popular indignation and led to the जलियांवाला बाग मैसेकर, जो कि बिल्कुल ठीक है, करेक्ट है, इसलिए आगे बढ़ जाएंगे क्योंकि हमसे नॉट करेक्ट पूछा है. अगला, सुभाष चंद्र बोस फॉर्म द फॉरवर्ड ब्लॉक, अभी देखा इसी लेक्चर में. भगत सिंह वाज वन ऑफ द फाउंडर ऑफ द HRSA, बिल्कुल ठीक है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट एसोसिएशन के फाउंडर थे. कौन? भगत सिंह. इन 1931 में कांग्रेस सेशन एट कराची, जिसको प्रिसाइड किया था किन्होंने? जवाहरलाल नेहरू साहब ने. अपोज किया गांधी इरविन पैक्ट को? बिल्कुल नहीं, उन्होंने तो सपोर्ट किया था, इसलिए गलत हो जाएगा ऑप्शन डी. और हमसे गलत ही पूछा था, इसलिए करेक्ट आंसर डी हो गया इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए. बोलो एकदम क्लियर है क्या? देखो, 1931 में कांग्रेस सेशन कहाँ पे हुआ? कराची में, जिसको प्रिसाइड किया जवाहरलाल नेहरू ने. डिड नॉट अपोज द गांधी इरविन पैक्ट. इन फैक्ट उसने इंडोर्स किया इस पैक्ट को. द कराची कांग्रेस सेशन हेल्ड फॉलोइंग दैट the Gandhi-Irwin Pact supported the accord. This session also discussed various resolutions related to fundamental rights. Karachi Accord आपको याद होना चाहिए. National Economic Plan, और with an emphasis on the achieving Swaraj and addressing economic issues. Background of Karachi session in 1931 देख लेते हैं कि it took place following the Gandhi-Irwin Pact and shortly after the execution of Bhagat Singh. Demonstration with black flags were organized by the Punjab Naujawan Bharat Sabha along Gandhi's route to Karachi to protest his failure to secure the commutation of the death sentence for Bhagat Singh और his comrade. मतलब उनको बचा नहीं पाया, इस वजह से पंजाब नौजवान भारत सभा के लोगों ने काले झंडे दिखाए गांधी जी को जब वो जा रहे थे कराची क्या अटेंड करने के लिए, ऑब्वियस है कांग्रेस का सेशन अटेंड करने के लिए. एज पर द अकॉर्ड, कांग्रेस एग्रीड टू कॉल ऑफ सिविल डिसोबीडिएंट इन एक्सचेंज फॉर द रिलीज ऑफ ऑल द सत्याग्रही prisoner, the freedom to collect salt in the coastal area, or in return of the fortified lands. This compromise was endorsed in the Karachi session. ये सारा कुछ है ना, कराची सेशन में बात हुआ. At the second round table conference in London, Gandhi was to represent the Congress goal of Swaraj, क्या self governance. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. ड्यूरिंग द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, द खुदाई खिदमतगार, जिनको रेड शर्ट्स के नाम के भी जाना जाता था, कॉल्ड फॉर, ठीक है, किसके लिए जाने जाते थे? पहला, द यूनियन ऑफ पख्तून ट्राइब एरिया इन द नॉर्थ वेस्ट विद द अफगानिस्तान. ओके, रुक जाओ भाई, पहले बाकी देखने दो. द एडॉप्शन ऑफ टेररिस्ट टैक्टिक्स एंड मेथड फॉर टेरराइजिंग एंड फाइनली आउस्टिंग द कॉलोनियल रूलर. बिल्कुल गलत. तो ये तो बहुत ही ज्यादा सीधे सारे लोग, मतलब कि नॉन वायलेंस वाले लोग, तो इसलिए भी तो हो नहीं सकता. तीसरा, एडॉप्शन ऑफ कम्युनिस्ट रिवोल्यूशनरिस्ट आइडिया फॉर पॉलिटिकल और सोशल रिफॉर्म. बिल्कुल नहीं. पठान रीजनल नेशनलिस्ट यूनिटी और स्ट्रगल अगेंस्ट कॉलोनियलिज्म.
तो यही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि पठान नेशनलिस्ट यूनिटी और स्ट्रगल अगेंस्ट कॉलोनियलिज्म के लिए जाने जाते हैं। कौन? खुदाई खिदमतगार, इनको रेड शर्ट्स के नाम से भी जाना जाता था। अब देखो इसका एक्सप्लेनेशन, ठीक है, कि खुदाई खिदमतगार्स ऑल्सो नोन एज द रेड शर्ट्स वे आर नॉन वायलेंट। ध्यान से, नॉन वायलेंट, अभी ऊपर मैंने समझाया आपको। पश्तून नेशनलिस्ट मूवमेंट इन द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। नाउ अभी उसको किस नाम से जाना जाता है? खैबर पख्तूनख्वा के नाम से, ऑफ ब्रिटिश इंडिया। दे वेर लेड बाई खान अब्दुल गफ्फार खान, जिसको फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है, ऑल्सो नोन एज बादशाह खान। द खुदाई खिदमतगार्स कॉल्ड फॉर द पठान रीजनल नेशनलिस्ट यूनिटी एंड अ स्ट्रगल अगेंस्ट कॉलोनियलिज्म। They opposed the British rule in India and they also opposed the partition of India. They were known for their non-violent methods of protest जैसे कि बाइकॉट, स्ट्राइक और सिविल डिसोबीडियंस। एकदम क्लियर? ओके। कंट्रीब्यूशन ऑफ खुदाई खिदमतगार क्या है इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में? इन 1930s में खुदाई खिदमतगार स्टेज्ड नॉन-वायलेंट प्रोटेस्ट अगेंस्ट ब्रिटिश साल्ट मोनोपोलीज, गार्नरिंग पब्लिक सपोर्ट फॉर इंडिपेंडेंस। साथ में इन 1932 their non-cooperation campaign caused officials to resign and British goods to be boycotted. 37 में they secured a majority in the northwest frontier province legislative assembly, advocating for a Pashtun rights. 47 में they opposed India partition and boycotted the referendum for the provinces पे। ध्यान रहेगा आपको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, the last opportunity to avoid the partition of the India was lost with the rejection of। देखो, ACWC अभी तक आपको याद ही हो गया होगा। ACWC में क्या क्या है? अगस्त ऑफर, क्रिस मिशन, वेवल प्लान और कैबिनेट मिशन। तो लास्ट वन था कैबिनेट मिशन, जो कि आया था 1946 में। तो ये था लास्ट अपॉर्चुनिटी क्या करने के लिए? अवॉइड करने के लिए पार्टीशन को, लेकिन ये भी फेल हो गया। तो इसलिए करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सी, मतलब कैबिनेट मिशन। ध्यान रहेगा आपको, ऑप्शन सी। देखो ध्यान से, कैबिनेट मिशन वाज अ मिशन सेंड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया में 1946 में टू ट्राई टू फाइंड अ सोल्यूशन। किसके लिए? ग्रोइंग कम्युनल टेंशन जो था हिंदूज और मुस्लिम के बीच में। द मिशन प्रपोज्ड अ प्लान फॉर द यूनाइटेड इंडिया विद अ वीक सेंट्रल गवर्नमेंट और नंबर ऑफ ऑटोनोमस प्रोविंसेस। द कैबिनेट मिशन प्लान वाज रिजेक्टेड बाय बोथ द इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग। ठीक है, अब राजगोपालाचारी फॉर्मूला मैंने पहले ही आपको क्लियर करवा दिया है। 1944 में उन्होंने दिया था, जिसको राजा जी फॉर्मूला भी बोलते हैं, और उन्होंने अपना सोल्यूशन दिया कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक को हम ब्रेक कर सकते हैं। चाहो तो आप पढ़ सकते हो अच्छे से। वेवल प्लान की बात करें, 1945 में प्रपोज किया गया लॉर्ड वेवल के द्वारा, जो कि वायसराय ऑफ इंडिया था उस टाइम पे 1945 में, फॉर स्टेबलाइजमेंट ऑफ एन इंटरिम गवर्नमेंट इन इंडिया। दे वाज रिजेक्टेड बाय बोथ आईएनसी और मुस्लिम लीग, दोनों ने इसको नकार दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नेशनल कांग्रेस एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया। याद कीजिए, जो मैंने पूरा लिस्ट आपको प्रोवाइड किया है, जिसमें 1886 से लेकर 1948 तक, 48 जो है लास्ट सेशन था, जो कि हुआ था आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, है ना। तो उसको किसने प्रिसाइड किया था? जेपी कृपलानी साहब ने किया था। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। देखो इस डिटेल इसका, आचार्य जेपी कृपलानी वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ इंडिया। सॉरी माफ कीजिएगा, ये मैंने 1948 का बोल दिया, आफ्टर इंडिपेंडेंस नहीं, जस्ट उससे पहले कौन थे? जेपी कृपलानी साहब थे। अब आप मेरे को बताओगे 1948 में कौन थे? ठीक है, कब? जो हमारा फर्स्ट सेशन हुआ किसका? कांग्रेस का, आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस का, आफ्टर इंडिपेंडेंस, उसको प्रिसाइड किसने किया था? ये आप कमेंट करके बताओगे। ठीक है, ओके। तो 54th सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड किया गया मेरठ में, कब? नवंबर 23-24 1946 में। कृपलानी वाज एन environmentalist, mystic or independent activist. He was a follower of Gandhiji socialist idea for a long time, but later in life he shifted to economically conservative स्वतंत्र पार्टी। ध्यान रहेगा इतना। ओके, तो एवरीबॉडी, इस पूरे लेक्चर में इतना ही था। होपफुली आपको एक एक चीज बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, कहीं पे कोई भी डाउट, क्वेरी, परेशानी नहीं होगा। अगर रहा भी होगा तो अभी तक आपने कमेंट करके डिस्कस कर लिया होगा, अगर नहीं किया है तो भाई करो, किसने मना किया है ना। तो जैसा कि लास्ट में 2 लाइन रहती है आपके लिए, तो आज के लिए 2 लाइन है आपके लिए कि जीतेंगे हमें वादा करो, कि जीतेंगे हमें वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत न टूटे, मजबूत इतना इरादा करो। तो होपफुली आपको अच्छा लगा हो, साथ में पूरा लेक्चर समझ आया हो। तो मिलते हैं नए लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।